है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में देखोगे तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि जब आप पढ़ते हो तो ये चैप्टर बहुत आसान लगता है आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंसेप्ट देखोगे तो बहुत इजी है ना। कंसेप्ट वाइज देखोगे तो हर चीज बहुत आसान है, जैसे एडजॉइंट निकालना, ट्रांसपोज करना, या मल्टीप्लीकेशन करना, एडिशन करना, सिमेट्रिसिटी को चेक करना, या इनवर्स निकालना भी बहुत आसान है। मतलब जब आप पढ़ते हो तो इसके कंसेप्ट इजी होता है और सॉल्व करने में आसानी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो बात आता है जेई का, तो जेई के क्वेश्चन हम देखोगे तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लेंदी जाता है। मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जहां पर आपको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सिंपल कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि मतलब कंसेप्ट बहुत ज्यादा टफ होगा, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट उसी पर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आपको थोड़ा दिक्कत होने लगता है। तो उसको क्या करना है आपको कि रिड्यूस करना है प्रॉब्लम्स को। अब उसके लिए क्या करना है आपको कि बेसिक बेसिक बात जो हम आपको बताएंगे कि इस पर कहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि आप जेई में आसानी से क्वेश्चन बना सको, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कुछ सर्टेन टॉपिक है जो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, रिपीट मोड में क्वेश्चन आ रहा है और उस पर ज्यादा फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। अब जैसे एडजॉइंट में देखो तो एडजॉइंट में क्या होता है कि क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, तो डिपेंड्स ऑन कि हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए एडजॉइंट का। तो देखिए पहले जो है ये जो सर्टेन टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और रिपीट मोड में ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। अब एडजॉइंट इनवर्स जो पढ़ते हो, देखो इसके क्वेश्चन देखोगे तो एडजॉइंट निकालना बहुत आसान काम है, आप इजीली निकाल देते हो। एडजॉइंट निकालना तो बहुत आसान काम है। अब एडजॉइंट पर जो क्वेश्चन आता है, जो जेई में क्वेश्चन आता है, वो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कम क्वेश्चन आता है। इसका आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के ऊपर क्वेश्चन। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी एडजॉइंट तो आपको निकालने आना ही चाहिए, एडजॉइंट तो निकालना आपको बेसिक में आना ही चाहिए। ये तो आप वैसे बोर्ड के लिए भी करते हो, तो एडजॉइंट आप पढ़े होगे निकालना कैसे निकाला जाता है। तो आपको 2x2 और 3x3 का एडजॉइंट निकालने आना चाहिए कि भाई एडजॉइंट निकालना आप सब लोग सीखे होगे कि अगर ए बी सी डी है तो इसका एडजॉइंट तो हम लोग डायरेक्टली निकाल देते हैं 2x2 का, है ना। या पढ़े होगे इसका एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट क्या हो जाता है, सिंपली आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, है ना, डी ए माइनस बी माइनस सी, और इसका एडजॉइंट हो गया। या फिर आप एडजॉइंट सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व कर लोगे और तब भी निकल जाएगा, माइनर को फैक्टर के थ्रू भी निकलता है, 3x3 के लिए भी निकाल सकते हो, उसकी भी ट्रिक है, ये भी ट्रिक है। तो सिंपल है, ये एडजॉइंट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट जो है ना, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में जो है आप देखे होगे कि जेई के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ इस तरह से कई सारे एडजॉइंट लिख देगा, ठीक है। जैसे एक बार लिख दिया था 2024 टाइम्स, है ना, इस तरह दे दिया जाएगा। या फिर एडजॉइंट ऑफ 3a के वैल्यू बताओ, है ना, इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा। या फिर आपको बोल दिया गया एडजॉइंट ऑफ जो है 2a का डिटरमिनेंट बताओ कितना होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है जेई में वो एडजॉइंट से जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और उसको अगर अच्छे से कर लोगे तो कवर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए प्रॉपर्टीज में जो मेन मेन आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि जैसे आपको एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू याद रखना है, तो एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें अगर दो एडजॉइंट लग गया, जैसा आपको एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर हो जाता है। अगर तीन एडजॉइंट रहेगा तो क्यूब कर देना, चार रहेगा तो पावर 4 कर देना। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एडजॉइंट ऑफ जैसे 2a है, एडजॉइंट ऑफ 3a है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करें, है ना, ये आपको मेन सीखना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको जैसे डिटरमिनेंट के लिए एक प्रॉपर्टी होता है, डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ka पूछा गया तो ये हो जाता है k पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये वाला आप कंसेप्ट पढ़ते हो। इसी तरह से अगर एडजॉइंट ऑफ ka अगर आ जाए तो इसका वैल्यू होता है k के पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये वैल्यू का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन देगा इसी दोनों के ऊपर क्वेश्चन जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप जरूर याद रखना कि डिटरमिनेंट ऑफ के के वैल्यू क्या होता है, के पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, या जो आपको डिटरमिनेंट दे रखा होगा, मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसका ऑर्डर आपको लेना है। जैसे 3x3 है तो 3 लेना, 4x4 होगा तो 3x3 तक ही आपसे पूछेगा, वैसे कुछ भी दे सकता है, तो n ऑर्डर हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ के जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, के पावर n-1 होगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो आप इसको थोड़ा ठीक से ध्यान रखना, इसमें के पावर n-1 होता है, इसमें के पावर n होता है। अब ये वाला याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 रहेगा तो क्यूब हो जाएगा। इसमें अगर एडजॉइंट ऑफ ए आपसे सिंपली पूछे और डिटरमिनेंट नहीं लगाए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 के फॉर्म में चला जाता है, n-2, है ना। यहाँ पर देखे होगे एडजॉइंट ऑफ ए पर होगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए हो जाता है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा
ये प्रॉपर्टीज है, इसमें ये दोनों पर जरूर ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना ही चाहिए। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका वैल्यू आप पढ़े होगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टीज भी काफी यूज होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो एडजॉइंट में क्या है कि देखिए, एडजॉइंट सबको निकालने आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप निकाल दोगे, लेकिन मेन है कि इसका प्रॉपर्टीज और उसको अच्छे से पढ़ के जाना है और साथ साथ क्वेश्चंस लगा के जाना, क्योंकि जेईई के जो क्वेश्चंस है उसमें क्या है कि बहुत सारे एडजॉइंट डाल देता है और उसके क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना कि एडजॉइंट के जो क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो एडजॉइंट का इस तरह से, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ है ना, इस तरह से दे दिया गया, और यहाँ पे लिख दिया गया एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ 3a। तो इसमें जब सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना इधर से सॉल्व करना है ना, ऐसे आना, ठीक है, इस तरफ से इसको ऑपरेट करते आ जाओगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखो और इसको 2-3 क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आसान होता है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हो। इसके बाद देखो इनवर्स का जो क्वेश्चन होता है, इनवर्स जो है एडजॉइंट से रिलेटेड है, ये सब लोग हम लोग बोर्ड के लिए भी पढ़ते हैं। अब इनवर्स जो है, आपको इनवर्स में क्या है, इनवर्स का बेसिक कंसेप्ट अब ध्यान रखिए। पहली बात, इनवर्स निकालते कैसे हैं, तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को बाय डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देना है आपको। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखना आपको। जिसमें आपको यहाँ पर ये पढ़े भी हो गए कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ते हैं ना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो जो आपका ए है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दो तरह का मैट्रिक्स होता है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो आपका मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा, नहीं तो इन्वर्टेबल नहीं होगा। अगर इन्वर्टेबल, अगर मान लो सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया, सिंगुलर का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, नॉन सिंगुलर का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना। वैसे कम चांस इसे पूछेगा, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर रहेगा तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, और सिंगुलर रहेगा, अगर बोला गया कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो इनवर्स का, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अगर इन केस आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स में, कोई अननोन डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका लैम्डा वैल्यू क्या होगा, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आ गया तो आप क्या करना, उसका डिटरमिनेंट को 0 कर देना और वैल्यू आ जाएगा, तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इनवर्स के जो एक प्रॉपर्टी, जैसे 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चन था, तो एक प्रॉपर्टीज भी इसका ध्यान रखना कि जैसे AB का इनवर्स, देखो किसके इक्वल होता है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल होता है, तो ये कंसेप्ट को भी ध्यान रखना आपको जरूरी है, ठीक है। AB का इनवर्स किसके इक्वल होता है, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो ये भी जो क्वेश्चन है 2025 में देखोगे क्वेश्चन इसी के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन था, तो अगर आप उसको बनाओगे तो क्वेश्चन आपको आसानी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना एडजॉइंट इनवर्स में हमेशा ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का क्वेश्चंस जो है वो उस तरह से नहीं पूछा जाता जो बोर्ड में पूछा जाता है, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और प्रॉपर्टीज को ठीक से आप संभाल लोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिक बात ध्यान रखना, जो हम प्रॉपर्टीज बोले हैं उस प्रॉपर्टीज को जरूर पढ़ के जाना। बाकी देखिए एडजॉइंट में प्रॉपर्टीज बहुत है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ताकि आपको क्या है कि क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो, और साथ साथ क्वेश्चंस कर लेना पहले यहाँ पर कि जेईई के 2-3 क्वेश्चन जरूर कर लेना, खास करके जो मल्टीपल एडजॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं जरूर बनाना, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और इनवर्स का तो बेसिक बात है, इनवर्स तो आप वैसे भी पढ़े ही हो, और इनवर्स में ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ये ध्यान रख लेना सिंगुलर मैट्रिक्स वाला, अगर इनकेस इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आप इसको बना सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चंस आसानी होता है, इतना कुछ नहीं है, मतलब एडजॉइंट जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, पढ़ने के लिए देखोगे तो सारा चीज बहुत इजी है, लेकिन इसमें जो जेईई में क्वेश्चन आता है उसके लेवल थोड़ा सा है। देखो जेईई में सिंपल सा रूल है कि आपको जो चैप्टर पढ़ने में आसानी होगा वो जो है ना आपको क्वेश्चंस का लेवल काफी हाई पूछता है, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर क्या है, पढ़ने में बहुत इजी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है ना थोड़ा हाई रहता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो क्वेश्चन बनाना आसान है, इतना कुछ नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब इसका जो सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो एक क्वेश्चन हर बार आता है आपको 2025 में पूछा गया है ना, 2024 हर बार पूछता है क्वेश्चन, और शिफ्ट में पूछेगा आपको, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन होगा लीनियर इक्वेशन का, और ये जो है आपको सॉल्व करना है। तो देखिए जब आप लीनियर इक्वेशंस की बात करते हो तो यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशंस में जब पढ़ते हो तो देखो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस में सिंपल है, लीनियर इक्वेशंस में जैसे दो तरह से हो जाता है, एक होता है होमोजेनस, एक होता है नॉन होमोजेनस, ठीक है। तो जिसमें होमोजेनस में आप और ज्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर उसका होता है तो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का कंसेप्ट होता है। लेकिन आपको लीनियर इक्वेशंस में जनरली जो इक्वेशन दे दिया जाएगा
इक्वेशन में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना ये है कि देखिए जैसे यहाँ पर लिख देगा आपको a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1z इक्वल्स टू d, ठीक है, ये दिया। तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन होना जरूरी है सबसे पहले। अगर आपको इस फॉर्मेट में नहीं है तो आप पहले उसको सही करोगे फॉर्मेट को, क्योंकि एक्स वाई जेड के फॉर्म में कई बार होता है जेड पहले लिख देगा वाई बाद में लिख देगा, तो ये आपको सही कर लेना है पहले इसको। फिर जैसे मान लो हम लोग a2x लिख लिए, मान लो यहाँ पर b2y है और यहाँ पर सपोज यहाँ पर लिख दिया प्लस k मतलब d1, या इसको d1 ले लो इसको d2 ले लो, बराबर 0 लिख दिए। यहाँ पर लिख दिया हम लोग a3x प्लस ऑफ b3y, या ऐसे लिख दिया हम लोग b3z, है ना, और माइनस ऑफ d3 इक्वल्स टू 0, ऐसा दे दिया गया आपको। इस तरह से ये बेसिक बात बता रहा है आपको। तब यहाँ पर क्या है कि सिंपली पहले तो आपको ये कांस्टेंट को एक साइड कर लेना है, और उसके बाद जो आपको यहाँ पर जो नहीं रहेगा उसको 0 ले लोगे, और यहाँ से हम लोग तीन तरह के मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट मेथड से करते हो, तो दोनों आपको आना चाहिए। मैट्रिक्स मेथड से अगर बनाओगे तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, और फिर चेक करना है कि डिटरमिनेंट उसका क्या हो रहा है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 है या नॉन 0 है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपको इस तरह का क्वेश्चंस। अब जेईई में क्वेश्चन ये तो हो गया कि आपको बेसिक बात जो आप यहाँ पढ़ते हो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हो, फिर एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनाते हो, फिर एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाते हो, ये तीनों देखते हैं हम लोग। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए को चेक करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0 है कि नॉन 0 है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू k लगाते हैं। तो ये वाला तो आप ऑलरेडी जानते हो। इसके अलावा इसमें अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हो गया तो आपको देखना होता है कि एडजॉइंट ऑफ a इनटू k क्या है। एडजॉइंट ऑफ a इनटू k भी अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है यहाँ पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर मान लो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 है, लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ a इनटू k 0 नहीं है तो क्या आ जाता है आपका, नो सॉल्यूशंस। एडजॉइंट ऑफ a इनटू k जो है 0 नहीं हुआ तो क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशंस। यहाँ पर ये कंसेप्ट होता है। और इस तरह के आपको सिस्टम पढ़े होंगे तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो जब सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट सिस्टम, जैसे यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, यहाँ पर भी कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, इसका इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। अब जेईई में जो क्वेश्चन आता है उसमें होता क्या है कि जेईई में क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में अननोन डाल दिया जाएगा। जैसे 2025 में भी देखोगे तो क्वेश्चन में क्या किया गया था, अननोन डाल दिया गया और बोला गया इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप उसको डिटरमिनेंट मेथड से ही बनाओगे तो इजी रहेगा। डिटरमिनेंट मेथड में क्या होता है, थोड़ा आसान पड़ता है। जैसे आपको यहाँ जाएगा इस तरह से, तो मान लो आपको दे दिया गया x प्लस 2y है ना, प्लस ऑफ 3z इक्वल्स टू 4 दे दिया गया। फिर आपको लिख दिया गया मान लो 3x माइनस ऑफ लैम्डा y प्लस ऑफ 4z इक्वल्स टू -1, और यहाँ पर लिख दिया गया सपोज x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 2 म्यू z इक्वल्स टू क्या दे दिया गया आपको, सपोज 0। आपसे पूछा गया कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो बताओ लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट मेथड से आप अगर सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे डेल्टा निकालते हैं हम लोग। डेल्टा क्या होता है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है आपको। तो डेल्टा को आपको देख लेना है कि वैल्यू क्या दे रहा है। अगर डेल्टा अगर 0 हो गया या नॉन 0 है, तो नॉन 0 है तो यहाँ पर क्या होता है, x का वैल्यू डेल्टा 1 में डेल्टा या परे हो गए, y का वैल्यू क्या हो जाता है, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। फिर हम लोग देखते हैं z के वैल्यू, तो ये हो जाता है डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो ये वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ गया इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, जैसे 2025 में देखोगे तो क्वेश्चन पूछा गया इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो आपको पूछा गया कि बताओ लैम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होगा, या उसका सम पूछ दिया गया, या लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू बता दो। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार आपका वैल्यू निकल गया तो आप तो आसानी से सम वगैरह तो वो तो खैर इजी पार्ट हो गया। तो इसमें क्या ध्यान रखना आपको, जैसे आपको बोला गया कि मान लो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है कि आपको यहाँ पर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आपको करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि डेल्टा तो 0 होगा ही होगा, साथ साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 है ना, ये तीनों को तीनों 0 होना चाहिए, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर नो सॉल्यूशन बोला है तो डेल्टा तो 0 इसका भी होगा, लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक जो होगा 0 नहीं होगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से तीनों में से कोई एक 0 नहीं होगा। एनी वन ऑफ द डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आर नॉन 0। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जाना होगा, ये नो सॉल्यूशन के लिए आ जाएगा, ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आ जाएगा, और आसानी से सॉल्व कर दोगे। अब इसमें क्या है, डेल्टा 1 आपको लिखने आना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि डेल्टा 1 मतलब x के लिए लिखोगे तो क्या करना है, yz को सेम रखना है, x के जगह पर क्या करना है आपको, यहाँ पर कांस्टेंट डाल देना है। अब इसमें थोड़ा स्मार्ट तरीके से चलना है कि स्मार्ट तरीके से क्या करना है कि आपको जैसे मान लो लैम्डा वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा वैल्यू निकालना है तो क्या करो, यहाँ पर डेल्टा 3 निकालो। डेल्टा 3 निकालो तो क्या होगा, ये वाला कांस्टेंट हट जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, सीधा लैम्डा निकल जाएगा। जैसे अगर आपको मान लो म्यू के वैल्यू निकालना है तो क्या करो, डेल्टा 2 को सॉल्व करो,
ताकि ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये तीनों यूज करके आप डेल्टा 2 निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये 200% आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये क्वेश्चन बन भी जाएगा एग्जाम में, लेकिन इस कंसेप्ट के ऊपर जाओगे तब आपसे इजिली बनेगा क्वेश्चंस। और ये बहुत आसान होता है, चाहे मैट्रिक्स मेथड से बनाओ चाहे डिटरमिनेंट मेथड से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको सीधी सीधी बात यह है कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको जरूर बना के जाना, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके कंसेप्ट भी बहुत ईजी है, मतलब बहुत आसान है ये टॉपिक। अब इसका जो थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक जो पूछा जाता है, ये भी रिपीट मोड में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन को देख के मत छोड़ना, ये क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लोगे अभी या पहले आप बनाए होगे तो एक बार आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो करना क्या होता है कि जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या करेगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन में आपको लिख दिया जाएगा, कोई मैट्रिक्स दे दिया जाएगा कि मान लो कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया एक क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपको 2023 या 24 में पूछ रखा है √3/2 1/2, यहाँ पे दे दिया था -1/2, यहाँ पे दे दिया आपको √3/2, फिर ए मैट्रिक्स दे दिया आपको, ए मैट्रिक्स दे दिया गया सपोज यहाँ पर, है ना, ये लेट्स अज्यूम पी दे दिया आपको। अब यहाँ पर ए दे दिया गया कि 1 1 0 1 दे दिया, और आपसे पूछा गया कि क्यू जो है ना पी ए इंटू पी ट्रांसपोज के इक्वल है, तो बताओ पी के पावर पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 2007 और ये दे देगा पी इंटू पी के वैल्यू क्या होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बस आपको एक दो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लोगे तो बन जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पर जैसे क्यू दिया तो क्यू स्क्वायर निकाल लो, क्यू स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जैसे पी ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी ए इंटू पी ट्रांसपोज कर लेना। अब पी ए इंटू पी ट्रांसपोज करोगे तो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए के वैल्यू क्या होता है, आई के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टीज आप ट्रांसपोज के लिए पढ़े होगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होता है, आई के इक्वल होता है। अब इस कंसेप्ट के थ्रू ये देखो, ये आई हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पी ए इंटू आई का वैल्यू 1 ही हो जाता है, तो ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज आ जाएगा। अब इसी तरह से क्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लोगे पी ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज और इंटू पी ए इंटू पी ट्रांसपोज, ज्यादा 3 बार मल्टीप्लाई करना, उससे ज्यादा मत करना। अब इससे पता चले, फिर देखो ये आई हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपको, पी इंटू ए क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज। इससे क्या पता चलता है कि भाई क्यू का अगर स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर हो गया, क्यूब किए तो ए क्यूब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी सीधी सीधी बात है कि पी ट्रांसपोज इंटू इसके जगह पर आ जाएगा आपका वैल्यू क्यू के पावर 2007 है, तो ये हो जाएगा पी इंटू ए के पावर 2007 इंटू पी ट्रांसपोज और इंटू पी हो गया। अब देखो पी ट्रांसपोज इंटू पी आई हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इंटू पी आई हो जाएगा, तो ए के पावर 2007। अब ए के पावर 2007 आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना, ए स्क्वायर ए क्यूब निकालोगे, इसमें सीक्वेंस देख लेना कि ये किस तरह से चल रहा है और डायरेक्टली लिख देना ए के पावर 2007 की वैल्यू कितना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना जरूर बना लेना, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, और आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है इसके। तो आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस क्वेश्चन छोड़ना मतलब ब्लंडर करना है। क्योंकि देखिए जेई में क्या होता है कि जैसे जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है वो अलग तरह से है, लेकिन जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि आपको कि उसी कंसेप्ट को जैसे ट्रांसपोज यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो सिंपल नहीं होता है, मतलब आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछा जाएगा। क्या करेगा कि सीधी सीधी बात ये कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको देखने से लगे कि टफ है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखोगे तो क्वेश्चंस में कोई दम वाली बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और ये क्वेश्चंस जो है आसान भी होता है, इतना कुछ नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन देख के नहीं छोड़ना है, क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो क्वेश्चन आता है एक, जैसे यहाँ पर जो है आपको सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब इसमें देखिए इसमें जो है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए इसमें डायगोनल वाला जो है वो तो है ही, लेकिन इसमें आपको एक और चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी इक्वेशन जो है ना आपको दो तीन चीज और को आपको ध्यान रख लेना है। एक आप पढ़ के जाना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है, एक ये भी पढ़ लेना आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को थोड़ा देख लेना। ये जो होता है बहुत आसान होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, जो हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको जरूर ध्यान रख लेना। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा इसमें ना ट्रेस का भी यूज होता है, तो ट्रेस को आप ध्यान रख लेना। ट्रेस जो निकालते हैं मैट्रिक्स का, जैसे ट्रेस ऑफ आप पढ़े होगे a प्लस बी जो है ट्रेस a प्लस ट्रेस ए बी प्लस ट्रेस बी के इक्वल हो जाता है। तो ट्रेस को देख लेना। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे यहाँ पर देखो अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, जैसे मान लो 2 3 है ना, यहाँ पर जैसे मान लो 4 6 है ना, सिंपल ले लेते हैं, अगर 3 cos 3 भी ले सकते हो। तो अगर मान लो तुमसे पूछा गया कि ट्रेस क्या होगा, तो ट्रेस ऑफ ए, इसका सिंपल होता है, ट्रेस निकालना होगा तो क्या करोगे, सीधा सीधा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये
इसको ऐड कर दो 2 + 6, 2 + 6 करोगे ये 8 हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये ट्रेस ऑफ ए हो जाता है। तो कैटेची इक्वेशन उसी से रिलेट करता है ट्रेस। हम आपको बताए थे कि ट्रेस यानी इसको जब सॉल्व करोगे कैटेची इक्वेशन को तो आपको ट्रेस उसमें आएगा, ठीक है। तो ये जो है जो कंसेप्ट हम बता रखे हैं उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपसे इस तरह क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन खास करके, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना पहले पूछ चुका है जेई में इसके ऊपर, तो आपको ये दोनों लेकिन आना चाहिए। और जो हम प्रॉपर्टीज आपको बता रखे हैं इससे कनेक्ट करके, ट्रेस से कनेक्ट करके कैटेची इक्वेशंस का, वो आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके बाद सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट में मतलब ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। मतलब डायगोनल से रिलेटेड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या करेगा, आपको ऐसा दे देगा, कोई मैट्रिक्स दे देगा, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया, जैसे अभी हम लोग मैट्रिक्स लिए थे 1 1 0 1, अब इसका बोल दिया कि बताओ a के पावर 50 का डायगोनल एलिमेंट का सम क्या होगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको a के पावर 50 पूछा गया, तो अब सीधी बात है, इतनी बार मल्टीप्लाई तो कोई नहीं करेगा ना, आपसे इतनी बार मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है कि a निकालना है, a स्क्वायर निकालना है और a क्यूब निकाल लेना है, ठीक है। a स्क्वायर a क्यूब निकालने के बाद क्या करना है, आपको देखना है सीक्वेंस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और उसी सीक्वेंस के बेसिस पर आप क्या करो, इसको लिख डालना। अब इसको जब लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो पूछा गया उसको आंसर कर दो। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके में जो एक और क्वेश्चन हो सकता है वो है आपको इक्वेशन के ऊपर, है ना। मतलब आपको डिटरमिनेंट में इक्वेशन ऊपर क्वेश्चन दे दिया था, बोलेगा कि आपको रियल रूट बताओ क्या होगा। जैसे आपको डिटरमिनेंट दे दिया जाएगा और डिटरमिनेंट में मान लो क्वेश्चन कुछ भी आपको दे सकता है, जैसे मान लो सपोज ऐसा दे दिया गया 1 1 1, है ना। यहाँ पर दे दिया x x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है। यहाँ पर दे दिया गया सपोज x + 1 x + 2, ठीक है। इस तरह से x + 3 = 0, बोला गया कि बताओ इसका रियल रूट क्या होगा। तो आपको करना क्या है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना चाहिए। इसके लिए डिटरमिनेंट का बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज आप याद रखो, ठीक है। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी जैसे मतलब सेपरेट करने वाला प्रॉपर्टीज है ना। इसके अलावा आपको जैसे मैट्रिक्स में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, मैट्रिक्स में अगर क्वेश्चन आता है आपको तो इक्वेशन सॉल्व करने वाला, तो उसमें आप क्या करना, जैसे इसमें हालांकि मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कि कैसे आता है, पहले इसको समझ लो। तो अगर ये वाला जो देखोगे तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे 1 1 1 है, x x स्क्वायर x क्यूब है और इस तरह से दे दिया गया, तो आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करके और आपको रियल रूट वगैरह पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सब तो आपसे बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा ऑपरेशंस वगैरह लगा लोगे, ठीक है। तो इसको ऑपरेट कर लोगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इस तरह क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको पढ़ के जाना। और ट्रेस का कंसेप्ट भी पढ़ के जाना, ठीक है। ट्रेस वाला जो कंसेप्ट है, ट्रेस से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रिलेशन है, ये भी पढ़ के जाना। तो ये आपको जो है ना इजी पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है इसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है और आपको क्वेश्चन बन भी जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका है इसमें कि देखिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का तो देख लिए हम लोग। अब इसमें जो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन होगा। इसका जो क्वेश्चन होता है ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। जैसे इसमें बेसिक बात याद रखो, जैसे √-1 i लिखते हैं, ये तो इतना तो आपको बेसिक पता ही है। इसके बाद जैसे ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हो ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 0 हो जाता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाता है। अब इसमें समझो कैसे कि ये लगेगा, है ना, ओमेगा का ही प्रॉपर्टीज लगेगा। तो कहीं भी देखो इक्वेशन में देख लेना कि अगर ऐसा लिखा हुआ है x² + x + 1 = 0, जैसे पहले पूछा जा चुका है कि x² + x + 1 = 0 है और उसके बाद सॉल्व करने के लिए बोला गया। तो x² + x + 1 0 है और डिटरमिनेंट में दे रखा था x के फॉर्म में क्वेश्चन। तो इसका सीधा सीधा बात क्या है कि इसका x का वैल्यू क्या होगा, ये तो ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर होगा, सिंपल। यानी इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, b² - 4ac करके -b + √d करके सॉल्व करोगे तो -+√3i/2 आएगा। और आपको हम बताए थे कि यहाँ पर देखिए -1 + √3i/2 में एक ओमेगा होगा तो दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है ऑलवेज कॉन्जुगेट में होता है। तो एक ओमेगा बोलोगे, एक ओमेगा स्क्वायर बोलोगे, यानी x की जगह ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर पुट करके सॉल्व करना था और क्वेश्चन बन जाता। तो ये बेसिक बात ये जो है ना ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 होता है, यानी आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो ओमेगा पावर 4 आ गया कहीं पर तो इसको 3 से डिवाइड करके ओमेगा लिख सकते हैं। जैसे ओमेगा पावर 5 आ गया तो इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सब बेसिक बात जो है, ये सब मतलब देखिए ये सब तो बहुत बहुत ज्यादा बेसिक बात है ना, ये सब आपको आना चाहिए। ये सब कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप स्कूल लेवल का भी क्वेश्चंस वगैरह किए होगे तो इसमें ये सब कंसेप्ट यूज हो जाता है। तो ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा ये आसान होता है, इसको छोड़ना नहीं। ये नहीं कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं है। आप सीधी सीधी बात है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए बेसिक कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए डिटरमिनेंट के, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन तो सबको आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इसके बाद जो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ट्रांसपोज है, सिमेट्रिसिटी है ना। अब सिमेट्री कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि सिमेट्री के लिए क्या होता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए अगर एसक्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 0 0 होता है, यानी a11 a22 और a33 जो है ना ये 0 हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जिसमें ये ध्यान रखना है कि a12 माइनस a21 के इक्वल होता है ना, a23 माइनस a32 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना आपको, a13 माइनस a31 के इक्वल होता है। लेकिन जैसे ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू ए जब सिमेट्रिक के लिए पढ़ोगे तो सिमेट्रिक में क्या ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक के लिए देखोगे तो सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, ये सिमेट्रिक होता है, ये एसक्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। जैसे एसक्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाता है कि भाई ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, इसका डायगोनल 0 नहीं होगा, लेकिन जो नॉन डायगोनल है उसमें a12 माइनस a21 के इक्वल इसमें भी होता है ना। ए यहाँ पर जो है आपका माइनस a21 के इक्वल नहीं, a12 a21 के इक्वल होगा। इसके बाद इसमें a13 जो होगा a31 के इक्वल होगा, जैसे a12 है, इसके अलावा a23 आ जाएगा तो a32 के इक्वल होगा। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, बहुत आसानी से आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। आप सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक के बारे में आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और कंसेप्ट ये होता है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो क्वेश्चंस बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि मैट्रिसेस में जो क्वेश्चंस होता है इसमें क्या है कि आपको बेसिक फैक्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होगा, मतलब आपको बेसिक बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। आपसे कोई ये नहीं पूछने जा रहा है कि मतलब ट्रांसपोज करके दिखाओ, कोई ये नहीं पूछने जाएगा आपको कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं बताओ, ठीक है। सिमेट्रिक ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इसके प्रॉपर्टीज, बेसिक जो प्रॉपर्टीज होता है ट्रांसपोज वाला, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। बोल देगा कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए का वैल्यू क्या होगा, और ये सिमेट्रिक है बी एस क्यू सिमेट्रिक है, तो इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो आपको करना क्या है कि जो बेसिक कंसेप्ट है, जो इसका जो आपको प्रॉपर्टीज वगैरह है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जेई के एग्जाम में प्रॉपर्टीज के ऊपर, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा तैयार रहना है, कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन काफी आते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन से रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर। देखिए मैक्सिमम मिनिमम वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ पर क्या होता है कि इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपको डिटरमिनेंट, इसमें जेईई में कई बार ट्रिगो के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ट्रिगो वाले फंक्शन, कई बार क्या होता है एक्स के फॉर्म फंक्शन पूछ दिया जाएगा। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया जाएगा इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पर लिख दिया गया आपको सपोज यहाँ पर भी लिख दिया मान लो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर दे दिया गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दे दिया गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरह से दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर मान लो cos स्क्वायर थीटा ही ले लो, सपोज यहाँ पे दे दिया गया आपको, सपोज या 1 ले लो इसको, है ना। यहाँ पे दे दिया गया sin 4 थीटा, यहाँ पे दे दिया गया sin 4 थीटा, कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। यहाँ पे दे दिया cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दे दिया sin स्क्वायर थीटा, ऐसे कोई दे दिया जाएगा। बोल दिया जाएगा कि थीटा बिलोंग्स टू, है ना, मान लो दे दिया 0 से π/2, ठीक है, तो बोला गया कि अगर ये 0 के इक्वल तो बताओ थीटा वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है कि जो आप पढ़े होगे रो एंड कॉलम ऑपरेशंस लगा के आपको क्या करना है, पहले ऑपरेट कर लेना है और उसके बाद फिर लास्ट में डिटरमिनेंट निकालना। डायरेक्टली डिटरमिनेंट मत निकालना इस तरह क्वेश्चंस में, नहीं तो आपको क्वेश्चंस फंस जाएगा। यहाँ पर इस तरह क्वेश्चंस में क्या करना है, रो कॉलम ऑपरेशन जो आप लगाते हो, जैसे R1 में R1 प्लस R2 कर दिए, ठीक है, C1 मतलब R1 R1 प्लस R2 कर सकते हो, R1 माइनस R2 कर सकते हो, जो डिपेंड्स ऑन कि तुम्हें क्या इजी हो रहा है, क्योंकि इजी करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको क्या करना है आपको, पहले इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के और उसके बाद जो है ना लास्ट में डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है, और फिर जो है आपको पता करना है कि थीटा वैल्यू क्या होगा 0 से π/2 बीच में, तो इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें कई बार क्या होगा कि पूछ देगा कि आपको बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो जो फंक्शन आएगा आपका, ठीक है, उसमें 0 नहीं बोलेगा आपको, जैसे दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ, मिनिमम वैल्यू निकाल के बताओ। तो देखो अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो जैसे मान लो अगर आ गया 1 प्लस सपोज 2 sin 4 थीटा, तो पूछा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, है ना। इसको तुम सॉल्व किए और यहाँ पर f थीटा बराबर आ गया 1 प्लस 2 sin 4 थीटा, तो आपको पता है कि sin 4 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 2 है ना, वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तो ये इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वाला जो क्वेश्चन है ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन जो ध्यान है, चाहे वो थीटा के फॉर्म में आएगा चाहे वो एक्स के फॉर्म में आएगा, पर आएगा जरूर, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आपको पहले तो ट्रिगो का मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से ध्यान रखना है, ट्रिगो कंसेप्ट को ध्यान रखना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्री याद रखना है आपको।
जैसे साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा 0 होगा तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है, ये बात आप जानते होंगे। क्योंकि अगर आपको इसके बीच में रूट निकालना है तो क्या क्या रूट होगा, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना जरूरी है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा 0 होगा, या साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल है तो क्या होगा, टैन थीटा टैन अल्फा के इक्वल है तो क्या होगा। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसका ध्यान रखना है। थीटा इक्वल्स टू n पाई, cos थीटा 0 कब होता है, जब 2n - 1 पाई बाय 2, या 2n + 1 पाई बाय 2 लिख सकते हो। tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा n पाई होता है। फिर sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा कब होता है, तो थीटा इक्वल्स टू पढ़े होंगे आप लोग n पाई प्लस माइनस ऑफ 1 टू n इनटू अल्फा होता है। तो इस तरह से आपको हर एक के जनरल सॉल्यूशंस आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हालांकि ट्रिगोनोमेट्री के जनरल सॉल्यूशन तो वैसे भी याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि वो काफी ज्यादा जरूरत है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो ये इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें कितने रूट होंगे, है ना, ये भी पूछ दिया जाएगा आपको कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यू होगा। तो वो तभी निकलेगा जब आप इस कंसेप्ट वगैरह भी जानोगे, नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप रैंडमली अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे और वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो कई बार क्या होता है कि आप मिस कर जाओगे, क्योंकि एग्जाम में ना प्रेशर काफी होता है। तो आपको करना क्या है कि बेसिक फैक्ट को ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है। देखिए कैलकुलेशन एग्जाम में जो ना जितना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके मतलब जो रैंक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कैलकुलेशंस जो है ना रैंक बड़ा इंप्रूव करता है। कई बार क्या होता है कि आप जो है ना प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से आप लास्ट में गलत कर लेते हैं। तो कैलकुलेशंस को अच्छे से प्रोसेस करना जरूरी है, कैलकुलेशंस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो जितना बेटर तरीके से कैलकुलेट करोगे उतना बढ़िया रहेगा। जब प्रॉपर ध्यान देते हुए सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो सही रहेगा। तो देखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन को देख के नहीं छोड़ना। ये क्वेश्चंस देखने में थोड़ा लगेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको लगता है कि मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो है अगर आप प्रैक्टिस किए होगे तो आप देखे होगे जिसको प्रॉपर्टीज अच्छे से आता है, एडजॉइंट खास करके एडजॉइंट का, इनवर्स का, ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज, ये सब आपको याद है। लीनियर इक्वेशंस का पूरा कंडीशन अच्छे से याद रखो, ठीक है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये जो ऊपर का 3 क्वेश्चन है, ये आप तीनों अगर अच्छे से तैयार कर लो, इसी तीनों में से क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन तो मान के चलो इसी तीनों टॉपिक से आ जाएगा। तो ये 3 टॉपिक में ही 2 क्वेश्चन है। अगर आप 2 क्वेश्चंस देखोगे 3 टॉपिक कर लो, आपको 2 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, और एक क्वेश्चन इधर से आपको आ गया तो 3 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया आपका, ठीक है। तो और यहाँ से देखो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन 200% आएगा ही आएगा आपको, ठीक है, और जॉइंट वाले से भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। तो करना क्या है आपको कि ये प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ना है, और ये नहीं कि मतलब उसको रटना है, 1-2 क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एडजॉइंट के ऊपर जो है क्वेश्चंस बार बार आ रहा है। आप देखे होगे पीवाईक्यू में, तो देखे होगे कि लगातार पूछा जा रहा है एडजॉइंट के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, और इनवर्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर भी 2025 में पूछा। इसका मतलब आपको अभी करना चाहिए, क्योंकि 2026 में बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा इनवर्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर, खाली प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें जैसे ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन हम आपको बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम देखें हर बार पूछता है, और बहुत सारे बच्चे ना इसको छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि इतना कौन सॉल्व करेगा या हमसे सॉल्व नहीं होगा। पर ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम का। इस क्वेश्चन को छोड़ना मतलब ब्लंडर करना है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना और बना के ही आना, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा, थोड़ा बहुत आप कोशिश करोगे ढंग से तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है कि देखिए पूरा कंसेप्ट को पढ़िए, क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, सर्टेन जो टॉपिक जो ज्यादा आ रहा है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो, और उसको कंसेप्ट को ज्यादा पढ़ो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप एकदम रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन में ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक होगा, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। उसमें इतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो बेसिक बेसिक बात है उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो मेन बात है, जहां से क्वेश्चन जेई में ज्यादा आ रहा है, उस टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि उस टॉपिक को क्या होगा रिवाइज के साथ साथ क्वेश्चन भी बनाने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए क्योंकि आपको जो है ना ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, आपको करेक्ट बनाना है, और क्वेश्चन करेक्ट बनाने के लिए क्या है ना कि आप अगर चीजों को बार बार देखे रहोगे तो होगा क्या ना, मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रॉपर्टीज आप पढ़ लिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लोगे तो क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि एडजॉइंट ऑफ के को क्या लिखना चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ के को क्या लिखना चाहिए। नहीं तो कई बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब डिटरमिनेंट ऑफ के क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ के क्या होगा। तो आपको ये चीज नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के साथ तो, और प्रॉपर्टीज को ध्यान रखोगे तो इस तरह से आप इसको पढ़ो। बाकी ये चैप्टर आसान होता है, इसका लॉजिक बहुत आसान है, कंसेप्ट बहुत आसान है, बस क्वेश्चंस आपको बनाने की जरूरत है, और क्वेश्चन से डरना नहीं है, देख के छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को। आप इजिली कवर कर सकते हो इस चैप्टर को, बहुत आसान चैप्टर है, और जेई में आपका रैंक इंप्रूव हो जाएगा इससे। मतलब ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है।